शाहबाज जी, जल्दी से एक कमेंट आपके साथ लेते हुए, क्योंकि राजनीतिक नजरिए से इसे देखें तो तमाम मुद्दे एक तरफ, लेकिन चाहे वो पुतिन के साथ मुलाकात हो, एक बड़ा संकेत कि हम तटस्थ हैं, जो हमने रूस पर कहा है उसमें हम यूक्रेन को भी सहायता दे रहे हैं, लेकिन दवाई से लेकर हर चीज का, लेकिन हम रूस को लेकर तटस्थ हैं अपने ट्रेड के एग्रीमेंट्स को लेकर। दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान के साथ अगर बायलैटरल पीएम नहीं कर रहे हैं इस संगठन में होते हुए भी, यह भी एक बड़ा संदेश देखा जा सकता है। शहजाद, देखिए अंजना जी, एससीओ एक बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म है, मंच है बातों को रखने के लिए, और इसीलिए मुझे लगता है ये मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारी बहुत सारी द्विपक्षीय फ्रिक्शन पॉइंट्स होने के बावजूद भी जिस समय से हम इस ग्रुपिंग में रहे हैं, हम लोगों ने उसको बीच में आने नहीं दिया है। और आज जो ये एससीओ समिट को किया जा रहा है, उसके 2 या 3 मेजर जो पॉइंट्स है जिस पर बातचीत होगी, वो एक तो होगा ट्रेड, दूसरा होगा रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, जो ये प्लेटफॉर्म उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और तीसरा होगा हमारी आने वाली एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स को एक तरीके से उसको भारत के हित को आगे रखते हुए उसको स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए एक तरीके से सुरक्षित करना। तो मुझे लगता है कि ये जब मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं तो मुझे लगता है बायलैटरल इश्यूज उतने महत्वपूर्ण नहीं रहते, और खासकर इस प्रकार के मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर। तो मुझे लगता है कि आज फोकस इन मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म से मल्टीलैटरल इश्यूज में जो हम लोगों को ईरान से और बाकी जगहों से रीजनल सिक्योरिटी से लेकर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो प्रयत्न करने हैं उस पर रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये हमारा आगे जाते हुए फोकस रहेगा। ये आगे जाते हुए फोकस रहेगा। सुशांत सरीन जी, आप इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या देख रहे हैं? इस बैठक में क्या संदेश और संकेत भारत की तरफ से देने की कोशिश होगी, और पुतिन के साथ मुलाकात पर चीजें हैं इसमें। मेरे ख्याल मुझे लगता है कि बायलैटरल मीटिंग्स जो होती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं इस तरीके के सम्मेलन में, क्योंकि जो मेन समिट होता है उसमें तो एक औपचारिक टाइप की बयानात होते हैं या स्टेटमेंट्स होती हैं, लेकिन जो साइड पे मुलाकातें होती हैं उसमें काफी चीजें डिस्कस हो जाती हैं। और उसमें मेरे ख्याल जो अभी तक खबर आई है कि प्रधानमंत्री की सिर्फ 3 मुलाकातें होंगी, एक पुतिन साहब के साथ जिसमें लाजमी है कि जो भारत और रूस के संबंध हैं, खास तौर पर सुरक्षा क्षेत्र में और एनर्जी के क्षेत्र में, जो हम वहां से तेल और गैस ले रहे हैं, मेरे ख्याल वो ज्यादा ज़ेरे बहस रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल भारत ये भी आंकलन करने की कोशिश करेगा कि रूस की अब मंशा क्या है, वो कहां तक जाएगा, युद्ध में क्या हो रहा है, लेकिन ये देखना पड़ेगा वो बात कहां तक पहुंचती है। दूसरी जो अहम मुलाकात रहेगी वो ईरान के साथ रहेगी, लेकिन ईरान के साथ भी देखिए ना, जो जब तक ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं तब तक हम ईरान से कोई गैस वगैरह तो ले नहीं सकते, ना उनसे तेल ले सकते हैं, और बाकी हमारा जो व्यापार है ईरान के साथ वो काफी महदूद है। और तीसरी जो मुलाकात है वो उज्बेकिस्तान के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके साथ होगी, लेकिन उसमें भी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन उसमें कोई ना तो व्यापार इतना ज्यादा है और ना ही कोई और सुरक्षा के लिहाज से कोई बहुत ज्यादा कोई कोऑपरेशन है। एससीओ में जो एससीओ का बेसिक उद्देश्य था वो तो सुरक्षा था, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि सारे के सारे जो देश हैं एससीओ में, उनका जो आतंकवाद को लेकर के जो एक रवैया रहा है वो काफी धूलमूल सा रहा है। अब चीन को ही ले लीजिए, वो पाकिस्तानी आतंकियों का समर्थन करता है यूएन में, पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क वैसे ही है, तो उसमें कितनी सुरक्षा के उसके ऊपर भी कोई बातचीत होगी, इस पर भी एक सवालिया निशान है। जहां तक ट्रेड का मामला है, भाई भारत और चीन को छोड़ करके बाकी देश बनाते क्या हैं और बेचते क्या हैं, मेरे ख्याल इस पर भी हमारे को थोड़े से तवज्जो ले लेना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा खास व्यापार तो जो सेंट्रल एशिया के देश है वहां पर नहीं है हमारा, और ना ही आगे चल के होगा कोई। ये जो पुरानी खबरें थी 25-30 साल पहले की कि पता नहीं कोई सोने के भंडार है वहां पर और पता नहीं एक एल्डोराडो टाइप की जगह है सेंट्रल एशिया, पिछले 30 साल में तो कुछ नजर नहीं आया कि ऐसा कुछ है वहां पर। तो मेरे ख्याल वहां पर भी एक थोड़ा सा सवालिया निशान है कि क्या होगा आगे चल के। पाकिस्तान को लेकर के मेरे ख्याल बेहतर यही है कि हम कोई बातचीत ना ही करें, उनसे अच्छा है
अगर कोई प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज होती हैं तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन उससे ज्यादा देखिए पाकिस्तान में हमारे को याद रखना चाहिए कि शहबाज शरीफ के पल्ले कुछ नहीं है। उनका तो ये भी नहीं पता कि वो 2 हफ्ते या 1 महीने तक भी प्रधानमंत्री रहते हैं नहीं रहते, या 1 साल तक प्रधानमंत्री रहते हैं, और रहेंगे भी तो वो कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और अगर कुछ कर भी पाएंगे तो वो क्या उसको जमीनी स्तर पर लागू कर पाएंगे? बिल्कुल मुझे नहीं लगता ऐसे कोई पॉसिबिलिटी है। फौज जो है वो वैसे ही बिल्कुल खत्म एक लिहाज से होती जा रही है वहां पर, क्योंकि इमरान खान ने उनको अपनी नीचे ऐसे लगाया हुआ है कि बाजवा साहब को तो अब बाजी करके बुलाते हैं, और फौज की कोई उस लिहाज से जिस तरीके से पहले फौज असर्ट करती थी, और हमारे यहाँ पर एक ये सोच थी कि पाकिस्तान की फौज से ही बात कर लेते हैं, तो वो भी उससे कभी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत करने का कोई इंसेंटिव नहीं है भारत को। और जहां तक चीन का सवाल है, मेरे ख्याल वो भी जो एक प्रचार चल रहा था कि सारा का सारा जो समझौता हुआ है PP-15 पर, वो इसीलिए हुआ है ताकि दोनों के बीच में मुलाकात हो जाए। मेरे ख्याल वो भी जो सारा का सारा बातचीत थी वो भी अब एक लिहाज से खत्म होती हुई नजर आ रही है। हाँ। क्योंकि अभी तक तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये दोनों मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी तो क्या सिर्फ एक औपचारिक तौर की मुलाकात होगी, या उसमें कोई ऐसा एजेंडा है जो भारत और चीन के रिश्तों को आगे बेहतरी की तरफ लेके जाएगा? मुझे नहीं लगता कि बेहतरी होगी, और हालात मेरे ख्याल इसी तरीके से चलेंगे भारत और चीन के बीच में। और जो भारत और चीन का समझौता भी हुआ है उस पर भी काफी सारे सवालिया निशान हैं कि क्या ये हमने ठीक तरीके का समझौता किया है या हमने कुछ जल्दबाजी की है चीन के साथ। तो मदी अगर कुल मिला के देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा कोई उपलब्धि होगी इस पर्टिकुलर समिट में नहीं होगी, लेकिन भारत की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इट इज बेटर टू बी, आप कमरे के अंदर हो वो बेहतर है इस बनस्बत इसके कि आप कमरे के बाहर हो।